शुरू करें साहब? हाँ, तो अब समय लगेगा. द वेट इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू मी, लेट मी अश्योर यू. अभी थोड़ा समय लगेगा, मैं हिंदी कर रहा हूँ. नहीं, आई टेल यू व्हाई नॉट, आई टेल यू. ठीक कर दीजिए. अच्छा, अब मैं थोड़ा समय लगेगा, हिंदी में लगेगा समय, फिर अंग्रेजी, फिर प्रश्नोत्तर करेंगे बाद में. ज़रा शांति बरताइएगा, आप ही के सब दोस्त और बैठे हैं यहाँ पर. दोस्तों, शुरू कर रहे हैं. दोस्तों, आज एक निर्णय आया है, मैं समझता हूँ निराशाजनक ज़रूर है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है. ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कहा कि आप मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं. हम इस निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं 66 दिन से, 66 डेज़. और 66 दिन बाद आज 10:30 बजे जब निर्णय आने की सूचना आई, तो उसके बाद भी निर्णय नहीं आया और कहा गया कि 2:30 बजे के बाद आएगा. और 2:30 बजे के बाद ये अभी इस कमरे में आने से 10 मिनट पहले मिला है हमको. तो इसलिए हम भी आपकी प्रकार इंतज़ार कर रहे थे, और इसलिए मैं निर्णय को अंत में टिप्पणी करूंगा, क्योंकि मैंने भी अभी 10 मिनट पहले ही इसको सरसरी तौर पे देखा है. जैसा कि आपको याद है, ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई. उसके बाद आरक्षित हुआ, और आरक्षण होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है निर्णय. मैं निर्णय में आने से पहले 4 चीज़ें कहना चाहता हूँ शुरू में. नंबर 1, विनम्रता से मैं कहूँगा कि ये जो कानूनी जुरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है. समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के. मैंने पहले जो 2-3 बार आपके समक्ष वार्ता की, मार्च में भी और अप्रैल में भी इसी विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को, जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है. सीधा प्रेस वार्ता में 3 न्यायालय में, पिछले कोर्ट में भी कहा, एक सरल प्रश्न कि जो ये याचक हैं, शिकायतकर्ता हैं, वो खुद कैसे मानहानि के शिकार हुए, ये कृपया बताया जाए. आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई. दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस. न इस निर्णय ने, न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहाँ से द्वेष आता है इसमें. और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है, उस पर देख लिया जाए, 2 वाक्य हैं, उसमें कहाँ से द्वेष आता है, और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में. और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचककर्ता, शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी. तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं. आज मैं समझता हूँ एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहाँ पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है. किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है, और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है. अभी तक हमें इसका औचित्य इस निर्णय में भी नहीं मिला है. दूसरा एक और पहलू है कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में. तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं. वो एक अभियुक्त हैं कुछ और केसेस में. एक अभियुक्त की हैसियत से
उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा। और बार बार इस निर्णय में भी इसका जिक्र होता है कि किसी अमुक केस में उनके विरुद्ध कुछ ऐसी चीज़ है, लेकिन वो किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। तीसरा, ये जितने और केसेस की बात होती है उसका स्रोत, उन सब का स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहाँ से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। और ये एक ज़्यादा विशाल एक कॉन्स्पिरेसी है जिसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वाक्य और बातचीत पे रोकथाम हो, उसका गला घोंटा जाए और इस प्रकार की स्वतंत्र सोच कोई एमपी हो या एमपी न हो वो नहीं कर पाए। एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 बजे जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में। यानी इस निर्णय का जो अब भी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला ख़त्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया, तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंबा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। एक ऐसी चीज़ जिसमें एक आरोप लगाया है, सिर्फ आरोप है, कोई दोषी नहीं है, 1 महीने बाद ओरिजिनल कंप्लेंट के। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बारे में कोई आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो ये मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक एक व्यक्ति को असर दुष्प्रभाव करता है, इन्वॉल्व हम सबको करता है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र बोलचाल का अखाड़ा है। ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है। और सबसे बात, जैसा मैंने कहा, मूल बात है कि वहाँ पर किस प्रकार से नियंत्रण हो, ये कंट्रोल फ्रीक सरकार का उद्देश्य है। उस अखाड़े पे किस प्रकार से रोकथाम हो, गला घोंटा जाए और उस पर बार बार प्रहार किया जाए, ये मूल मुद्दा है। मानहानि के कानून को पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए समक्ष, कि कितना भी आप प्रहार करें, इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट करें, कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीज़ों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं। वो एक सत्य के राह के निडर यात्री हैं और वो बीजेपी का झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे, बार बार करेंगे। मैं ये भी समझता हूँ कि ये इस प्रकार का झूठ का जो पर्दाफाश किया जाता है, उससे ये सरकार बौखलाई रहती है, घबराहट में रहती है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, आज की जो आर्थिक दुर्दशा है उसका मुद्दा हो, और इसीलिए उसको भुलाने, छुपाने, डाइग्रेस करने के प्रयत्न आप बार बार देखते हैं। हमें विश्वास है अंत में कि न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी। अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा हमारे अंतिम निर्णय से, जिसकी तरफ हम अग्रसर होंगे अब उच्चतम न्यायालय में।
दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। जो जजमेंट अभी 10 मिनट पहले हमें मिला, जो 67 दिन बाद मिला, उसमें 2-3 स्पेसिफिक मुद्दे हैं जो आप भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पैरा 43 और 1-2 और पैराज में इस प्रकार से लिखा गया है जैसे ये जो राहुल गांधी ने 1-1.5 वाक्य कहा, ये भारत का सबसे जघन्य अपराध है। और उसके बाद वाले पैरा 45 में ये भी कहा गया है कि ये वाक्य अपने आप में मॉरल टर्पिट्यूड भी है। मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा, कानून थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। कानून में मॉरल टर्पिट्यूड परिभाषित वाक्य है, फ्रेज है, शब्द है। कभी भी इस प्रकार का वाक्य जो कभी मानहानि मान भी लिया जाए, वो एक ऑफेंस हो सकता है जब तक कि उच्चतम न्यायालय निर्णित न करे, लेकिन मॉरल टर्पिट्यूड दूर दूर से नहीं हो सकता। इसमें क्या मॉरल टर्पिट्यूड है मैं जानना चाहूँगा। वो कुछ नहीं बताया आपको। पैरा 45 में कहा है कि हम इसको मॉरल टर्पिट्यूड भी मान सकते हैं और मानते हैं। अगर ये चीज़ें हो सकती है मॉरल टर्पिट्यूड, तो मैं नहीं समझता। और उसके पहले वाले पैरा 43 पे 43 में ऐसा एक पिक्चर दिखाई गई है जैसे कि बहुत ही जघन्य अपराध किया है। ये क्लियरली, ये बड़े स्पष्ट रूप से बहुत मुख्य प्रमुख गलतियां हैं जो हम समझते हैं उच्चतम न्यायालय ठीक करेगा। तीसरा पहलू है कि बार बार ये कहा गया है कि ये एक वाक्य उस पूरे समुदाय के हर अंग को की मानहानि करता है। जो हमने तथ्य दिए कि कितने कितने विभिन्न अंग हैं, ये समुदाय अपने आप में परिभाषित नहीं है। अगर उस समुदाय को लेकर उसके कितने कितने अलग अंग हैं, उसके हर व्यक्ति को कैसे मानहानि हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसा है तो कभी नहीं हो सकता कि उस पूरे अपरिभाषित समुदाय का कोई व्यक्ति उठकर लोकस होता है, हैसियत रखता है कि वो कोर्ट जा सके। 13 करोड़ लोग हों या 10 करोड़ लोग हों, उनमें से कोई भी शिकायतकर्ता बन सके, इसका कोई उत्तर नहीं दे पाया है ये निर्णय जो आज आया है। जैसा मैंने कहा, पैरा 63 में सावरकर का जिक्र है, एक ऐसी कंप्लेंट जो 1 महीने बाद इस आज वाली कंप्लेंट के फाइल हुआ और जिसकी बहस हुई नहीं। अंत में आखिरी दिन 2 मई को एक न्यूज़पेपर कटिंग दी गई। ये कानून की बहस का परंपरा नहीं होती, उसको प्लीड करना पड़ता है, लिखित रूप से अंदर लाना पड़ता है पूरे समावेश में। तो ये सब जो हैं, और इसके अलावा मैं आपको तकनीकी रूप से नहीं कहना चाहता, कई और पृष्ठ हैं। पैरा 56 है जिसमें कि कहा गया है कि 499 यानी मानहानि एक बहुत ही जघन्य अपराध है। देश के विरुद्ध समाज के कई बड़े बड़े अंग हैं जिनके सार्वजनिक कैरेक्टर को वो आघात पहुंचाता है। मैं नहीं समझता कि अगर ये था तो जो विधायिका थी उसने ऐसे ऑफेंस के लिए मैक्सिमम दंड 2 वर्ष रखा, जिसको इस पैरा 56 में जैसे कोई डेथ पेनल्टी का ऑफेंस बना दिया है माननीय जज ने। विधायिका तो निर्णित करती है कितना जघन्य अपराध है। इतने जघन्य अपराध के लिए 2 वर्ष का रखती है मैक्सिमम सेंटेंस विधायिका। ये सब चीज़ें और अन्य चीज़ें हम रखेंगे समक्ष। बट एज आई सेड इन द बिगिनिंग दैट this is a disappointing but not an unexpected judgment, and we are sorry to keep you waiting and to change the press conference times, but we have waited for 66 days for this judgment. And on the 66th day, when it was announced at 10:30 in the morning, the copy was made available about 10 minutes before I started this press conference. But be that as it may, let me submit to you that the jurisprudence found in this judgment, which I will summarize in a moment at the end, is unique and extraordinary. For want of a better word, I will say that it has no parallel or precedent in the jurisprudence of the law of defamation, with which the whole country is familiar. I had, in my earlier press addresses on this topic with you, pointed out that the core legal issue is whether a undefined amorphous group, not even defined
in any way, any statute, any identifiable legal definition, how on earth can any member of this group variously described to number 13 crores or 10 crores, anyone get up and have locus to claim defamation? In this case, without answering this question, I repeat, without answering this core question which I have raised, not only in the arguments there, but before you in the press conference, the court appears to hold indirectly, without directly answering, that any member of that 13 crore or 10 crore community can stand up and say, I've been defamed. Without showing, number two, again not addressed, any personal loss or damage, and without, most importantly, showing how the accused Sri Rahul Gandhi has shown malice, which is an essential ingredient of this offence of defamation, in that 1.5 sentence in an otherwise 3-page speech at Kolar in Karnataka. I would submit before you that possibly there is not a single case or precedent in the law of defamation in India anywhere where there is an intersection of the allegation of such a large community being defamed, A, B, the intersection that any member of that community can stand up and file defamation, and C, without showing any personal loss, damage or malice by the accused. The justifications which we have seen 10 minutes before today's meeting by the judgment do not address these issues at all. The other thing which has escaped everyone, despite our very specific case setup, indeed much of this was said before you in the press conference, is that possibly the boot is on the other leg. The malice cannot be with the accused here. The malice appears to be with the class which is filing diverse complaints across the country. These cases, always the other side refers to so many cases against Rahul Gandhi. Number one, they forget that those cases which they refer to, on not one of them is he convicted. He is an accused, holding an allegation, not a convict. Second, all the complainants in those diverse cases are part of an orchestrated attempt. Each one of them is an office bearer, big, small or medium, of the BJP. So that clearly it is an orchestrated political campaign. Therefore, the question arises, this pattern, if at all, shows a clear motivated pattern, far from showing or even demonstrating any malice in the hands of the accused. It shows the malice on the hands of the complainants, assuming that they can be complainants in respect of such an amorphous community. There is this rather sad and completely illegal reference today at 10:30, after 66 days, in the announcement at 10:30 by the High Court, about a Veer Savarkar issue, forgetting, contrary to law, how this can be made a major basis of this judgment. It is a major basis because it finds specific paragraph 63 mention in this judgment. Forgetting that this Veer Savarkar complaint was filed in end of April 2023, 1 month after the current Kolar complaint had started in March 2023. Forgetting that it was not pleaded, not the basis of the other side's case, on the last day, on 2nd of May, when the arguments were being wrapped up in my physical presence, a cutting of a newspaper was handed across the bar, which mentioned another complaint about Veer Savarkar issue. That can hardly be the basis, as it appears to have become in para 63 of today's judgment, of an adverse order against Rahul Gandhi. It's against all canons of fair play, natural justice. It's against all canons of decision making to bring in extraneous facts like this thrown across the bar in a press cutting at the last day. Friends, this is a much larger issue. It is not an issue about Sri Rahul Gandhi, not an issue about me, you or him. The larger issue is how these desperate, blatant, open attempts to throttle the arena of free speech, सच बोलने वाले अखाड़े को किस प्रकार से गला घोटा जाए. It is, whether it's a political leader or a journalist, the idea is to throttle your free expression, free thought and free statement. And that is why
This affects each of the courts we may have lost, the court to which we are now going, the apex court, but above all, it affects the court of the Janta, the largest court, the conscience of that court, the Janta court, which according to us has absorbed and realized the basic fact that the cottage industry of the BJP, based on vendetta, has unleashed these diverse complaint filing activities across the length and breadth of the country. For what? To throttle Rahul Gandhi's voice. Why? Because Rahul Gandhi fearlessly speaks the truth. Because Rahul Gandhi is not intimidated by such pressure tactics and harassment and continues to expose you, be it on China, be it on demonetization, be it on the sad economic situation of unemployment and inflation. Friends, the judgments which we have now received do not address the three issues I have already mentioned. They don't address many other issues. The combination of circumstances which led to this complainant against Rahul Gandhi himself going and getting a stay against his own proceeding for many months, and then strategically and perhaps on auspicious days withdrawing his own stay to enable him to get a judgment which became the impugned judgment of the Sessions Court within about 6 weeks. That whole episode with dates has been put by me before you in my press conferences of 23rd March and 24th of March and on 20th April, and I'm not going to repeat them. Furthermore, I had said on those press conferences, and I'm taking a minute on that, because it appears that my statements there have become, the predictions there have become self-fulfilling prophecies. I had said that it signifies the systemic, repetitive emasculation of democratic institutions, and therefore the strangulation of democracy itself. It signifies the harassment and oppression by telling you that, look, if you think free, speak free, act free, you will be visited with the worst possible criminal, civil and other consequences, including incarceration. Well, that is the larger issue, and for that issue, Rahul Gandhi will always stand firm and straight. Friends, we have full faith in the judiciary, and in particular in the apex court where we are now proceeding. We have no doubt that this intersection of arrogance and infallibility shown by this government of the day and the ruling party of the day will be dealt with properly in the Supreme Court. Thank you so much. सर, जो जजमेंट है उसमें काफी स्केपिंग रिमार्क्स है, कई चीजें आपने मेंशन भी की। उसमें ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने डेलिबरेटली प्रधानमंत्री का नाम इस्तेमाल किया क्योंकि वो इलेक्शन रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करना चाहते थे और ऐड किया कि सारे मोदी चोर हैं। तो जिस तरह का आपको लगता है जजमेंट आया और लोअर कोर्ट को बोला है जल्द फैसला लेने का, आपको लगता है कि लोअर कोर्ट भी संज्ञान लेगा और केस बहुत आपका वीक हो गया है तमाम दलीलों पर? मैडम, 2-3 उत्तर। नंबर 1, अभी हम लोअर कोर्ट की तरफ नहीं देख रहे हैं, ऊपरी वाले कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। तो लोअर कोर्ट का कोई सवाल नहीं उठता, हम ऊपर वहाँ देख रहे हैं, आप दक्षिण में देख रहे हैं, हम उत्तर में देख रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ एक चीज़। आपने राजनीतिक वक्तव्य एक बहुत मुखर और एक बहुत प्रखर प्रधानमंत्री द्वारा पिछले कई वर्षों से सुने हैं। क्या कहा उन्होंने कितने सारे राजनीतिक कैंपेन्स में, कर्नाटक में और स्टेट्स पे भ्रष्टाचार के बारे में किस प्रकार के आरोप लगाए। क्या मैं अगर आप पे आरोप लगाता हूं जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं होगा तो इस प्रकार के आरोप में आप उसको मानहानि मानेंगे? ये मान के चलिए कि इस जजमेंट में क्या लिखा है। इस जजमेंट में लिखा है कि राजनीतिक उद्देश्य की वजह से निंदा की। अरे निंदा राजनीति में अगर नहीं करेंगे तो राजनीति क्या करेंगे? बिल्कुल निंदा की उन्होंने प्रधानमंत्री की। उनका एक मानव अधिकार का हक है कि प्रधानमंत्री की और राजनीतिक निंदा करें। उस निंदा के आधार पर क्या आप मानहानि बना सकते हैं? ये मूल मुद्दा है। और मानहानि भी ऐसी
कि 13 करोड़ लोगों के बारे में एक वाक्य है, उसमें से कोई भी खड़ा होकर कह सकता है। प्रधानमंत्री याचक नहीं है। आपने जो अभी कहा कि प्रधानमंत्री की उन्होंने की, प्रधानमंत्री याचक शिकायत करता है क्या? कोई व्यक्ति जो उस पर लिखा है वो याचक करता है क्या? तो ये सर सर आपने कहा कि केस के गुजरात की दोनों अदालतों से कुछ नए आयाम जनाब, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर ही तो है, जितने भी नए आया है। एक सवाल पूछा। आपके दोनों प्रश्न बड़े रोचक हैं। पहला प्रश्न मुझसे कुछ कहलवाना चाहता है। अब मैं आपके सामने 10-15 वर्ष से बैठ रहा हूं, तो मैं इतनी आसानी से फिसलने वाला नहीं हूं। दूसरा प्रश्न भी बड़ा रोचक है, वो आपको पूछना चाहिए उच्चतम न्यायालय से। कोई एडवांस रूलिंग का सिस्टम नहीं होता इन मामले में, एडवांस रूलिंग दें आपको, शायद आपको दे दें, हम नहीं देते हैं उच्चतम न्यायालय। Dr. Singhvi, my question is that the arguments which you said about in defense of Mr. Rahul Gandhi, the same arguments have now been negated from the trial court to the district Twice. court and by the Twice. high court. What gives you confidence, Dr. Singhvi, that the same arguments will be valid in the highest court? In my limited years of 42 plus years of practice, let me tell you, and then I'll quote a saying to you, any number of cases we have done where concurrent findings are reversed by the Supreme Court. What you are calling two findings that are called concurrent findings in law. And there's a delightful phrase in the Supreme Court when matters come after 4 negative orders, not 2. They say an error perpetuated 3 times or 4 times needs correction all the more. An error perpetuated 3 times needs correction all the more. So repetition of error is not a virtue in itself, let me assure you. अभिषेक सर, आपने जिक्र किया कि जो कि इस मामले में सारे शिकायतकर्ता जो हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या ऑफिस बेयरर्स हैं, और ऐसे में इस मामले में जो मेलाफाइड इंटेंशन है वो राहुल गांधी के प्रति ज़्यादा दिखती है कि जब उन्हें कहीं ना कहीं इस मामले में फ्रेम करने की कोशिश हो रही है। सवाल ये है कि जब इस पूरे मामले में लोअर कोर्ट से लेकर और हाई कोर्ट तक अब तक एक कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर तरीके दिखे हैं, ये जो पूरा ऑर्डर पढ़कर समझ में आता है जहां पर फैक्ट्स पर बात कम है और आखिरी के कुछ पैराज में राजनीतिक दृष्टिकोण ज़्यादा रखा गया। आपको लगता है कि ये जो ऑर्डर है वो फैक्ट्स पे कम और राजनीतिक दृष्टिकोण पे ज़्यादा नजर आ रहा मैं है? निश्चित रूप से मानता हूं कि ये कानूनी तौर से, एक निर्णय की तौर से गलत जजमेंट है, पूरी तरह से गलत है। इसको हम एक होलिस्टिक परिप्रेक्ष्य में उच्चतम न्यायालय के पास रखेंगे। उसमें आपके सभी जो भी मैं आपके सामने रखा है सब रखा जाएगा उच्चतम न्यायालय में। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आपने अभी एक चीज़ कही, इन्होंने भी एक चीज़ कही मैडम ने, कि इतनी, और इस निर्णय में कहा है बार बार कि प्रधानमंत्री की मानहानि हुई, ये हुआ वो हुआ। तो मैं बार बार वो प्रश्न पूछता हूँ कि प्रधानमंत्री को फिर हौसला होना चाहिए कि याचक बने। वो कितने ही केस होते हैं जिसपे जयराम रमेश याचक बनेंगे अगर इनकी डिफेमेशन होगी, मैं बनूंगा अगर मेरी होगी। ये एक नया तरीका निकाला गया है कि डेफेमेशन इनका हुआ है और इनके जो ऑफिस बेरर हैं वहाँ सामने बैठे वो करते हैं याचिका, और वो 13 करोड़ ऑफिस बेरर कर सकते हैं। Sir, I come to, since you have the judgment open, you know, para 63, very critical and very important damning remarks by the judge on that. Now, how do you expect in the reference of, you know, para 63 against Rahul Gandhi, that you will get some legal reprieve from the Supreme Court? Second, most important, let me finish because then you will not give me a chance again the second. Now, but the second point is that very simply in terms of, you know, you have been the fall guy right from March 23rd. When are you going to file? When are you going to do this? When is it going to happen? Now, my same question for Supreme Court. Will you be able to give relief to Rahul Gandhi before the session? Yeah, I think I will write the judgment. The answer to your question is very clear. I will have the pen and I will have the right to write the judgment. As far as your first question is concerned, let me tell you, I fully answered para 63.
Let me summarize it in one sentence. A, this point was not argued except a cutting across the bar on the last day. B, Rahul Gandhi is an accused in that. C, this complaint of Veer Savarkar issue was filed 1 month after the present complaint. How can an adjudication on this complaint take into... So then how is it that that is the question we are going to ask this learned judge from the Supreme Court. You have to wait for that. सर Very क्या shortly, but not on the basis of what the press deadline gives us deadlines. Not on the basis of those who tell us in the press that, oh, I would have filed this appeal within 10 minutes or within 10 hours. We will not file it like that. सर क्या ऐसा भी कहा जा रहा था कि हायर बेंच में अपील करेंगे, क्या हायर बेंच वाला ऑप्शन अवेल करेंगे या सीधा सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी जाएगी? कोई और हायर बेंच भी नहीं है, कुछ नहीं है, इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी. और कब तक सर, कोई समय सीमा उसकी? जल्द, निकट भविष्य में. हाँ अभिषेक जी, ये जो जजमेंट में उन्होंने एक चीज़ कही है जो मुझे लगता है किस रेफरेंस में कही कि इनके ऊपर 10 आरोप जो है लग चुके हैं, क्या उनके कंसिडरेशन में या... मैंने वो जवाब दिया. इस बात में ये भुला दिया जाता है कि किसी में भी वो कन्विक्ट नहीं हुए हैं. और नंबर 2, वो सभी के सभी 2 हों, 4 हों या 10 हों, बीजेपी के कार्यकर्ताओं, ऑफिस बेयरर्स द्वारा फाइल हुए हैं. तो इससे ज़्यादा फिर क्या मतलब? अगर आप राजनीति में हर रैली के विषय में 10-10 कंप्लेंट फाइल करोगे अपने खुद के कार्यकर्ताओं द्वारा, तो और उसको फिर बनाओगे बेसिस अगली वाली कंप्लेंट के लिए. जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल हो रही है, मुकदमे हो रहे हैं, 10 की गिनती अभी आपने बताई कोर्ट के रेफरेंसेस में, क्या कोई आप लीगल रेमेडी लेंगे कि पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ इस तरह की, आपके पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ इस तरह से मुकदमे दायर करके उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है या एक्टिविटी उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है? इसका कोई लीगल रेमेडीज आप लेंगे क्या? इस देश में इसके लिए कोई रेमेडी नहीं होती कि आप कुछ नहीं कर सकें, एडवांस में मैं रोक लूँ आपको. आपके करने के बाद उसको निरस्त किया जा सकता है, आप हार सकते हैं, लेकिन आपको न करने दें, शुरुआत से मैं बंद कर दूं, मैं क्या कर सकता हूं? वैसी कोई रेमेडी होती नहीं है. लेकिन मैं समझता हूं सबसे बड़ी रेमेडी है जनता की अदालत में, जहां पर ये आत्मसात किया जा रहा है कि ये अखिल भारतीय स्तर पे एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न किया जाता है कि राजनीतिक गला घोटाया जाए. वो बात एक केस से बढ़ के दूसरे केस से तीसरे केस पे जाती है, तो खुद उस शिकायतकर्ता को नुकसान होता है. सर, इस फैसले के बाद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी की फितरत में है कि वो दूसरों को अपमानित करते हैं और माफ़ी मांगना उनकी फितरत में नहीं. क्या माफ़ी मांगने का ऑप्शन खुला हुआ है या बंद है पूरी तरीके से? मैं अभी इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहता. अभी एक कन्विक्शन है और एक सेंटेंस का विषय है. इसमें माफ़ी मांगना न मांगना बिल्कुल कोई औचित्य नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई सरोकार नहीं है. आज 2 जजमेंट्स हैं, हमको उसको कानूनी तौर से डील करना है उच्चतम न्यायालय में. So you just said that this judgment is wrong legally, and you also mentioned about an orchestrated plan to throttle the voice of the opposition or by the complainants across the country. would your comments be construed as one that this judgment is politically motivated? That's why I said by the complainants across the country. I answered your question. You didn't add the suffix. Yes, ma'am. Kozhikode district collector has done some preparatory works for the Wayanad by-election. Are you guys prepared for the by-election? Please stick to this issue. Please stick to This is the issue. जी सिंघवी साहब, एक तो आपने कहा कि 66 दिन बाद ये फैसला आया है. एक इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके देरी की गई है? और एक दूसरा भी है, सुन लीजिए प्लीज. निचली अदालत ने जब राहुल गांधी को दोषी ठहराया था सर, तो राफेल वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी थी, वो उनके बयान के काफी बाद वो हुआ था, उसका जिक्र किया गया. आज हाईकोर्ट के फैसले, जिसका भी आपने भी जिक्र किया कि वो 10 के करीब में मामले जिसमें कि वो आरोपी हैं, दोषी नहीं साबित हुए हैं, उसका जिक्र किया गया. सावरकर वाले मामले का जिक्र किया गया. ये क्या पैटर्न दिखाता है सर? एक जो समय की देरी और दूसरा ये पैटर्न. देखिए, मैंने जो कहा है
मैंने शब्द जो कहे हैं वो रिकॉर्ड पे हैं, मैं उन्हीं शब्दों को रिपीट करूंगा। मैं वापस कोई नया आपको आंसर नहीं देने वाला हूं। जहां तक आपका पहला प्रश्न का सवाल है, जो मैंने कहना था कह दिया। जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, 10 केसेस की बात आपके सब भाई बहनों ने 3 बार कर ली है। जहां तक कंटेम्प्ट का सवाल है, मैं खुद पेश हुआ था। कंटेम्प्ट होता है कोर्ट और अभियुक्त के बीच में। ये वो वाला केस नहीं, मानहानि वाला या बाहर का केस जो 10 केसेस में आता है। ये कोर्ट के बीच और अभियुक्त या याचककर्ता के बीच होता है। इसमें कॉमन होता है, हर कंटेम्प्ट केस जो हर दिन होता है उसमें अपॉलॉजी की जाती है, क्योंकि किसी भी याचककर्ता का ये उद्देश्य नहीं होता कि वो कोर्ट की मानहानि करे। तो इसलिए वही किया गया था और उसको अंततोगत्वा उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है और इसीलिए उन प्रोसीडिंग्स को निरस्त अंत किया। तो इसलिए वो दोनों उदाहरण तुलनात्मक नहीं है। Mr. Singhvi, whether you accept it not the question, are you ready for a by-election in Wayanad? It's a question. It's a question. And Congress must answer the question. No. It's a question. It's a question. Congress must answer the question. Are you ready for a by-election in Wayanad or not? We are discussing today the No. Please stick to the High Court judgment. Please stick to the High Court judgment. Please stick to the High Court judgment.